तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग हर एक प्रश्न को देखेंगे जिससे कि आपका 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए। इससे पहले मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर सभी का वीडियो बनाया है, चैप्टर वाइज भी बनवाया है। क्लास 12 के लिए जितने भी बच्चे हैं टेंशन ना लें, इस जो चैनल है ये चैनल इसमें क्लास 12 का ही सिर्फ बताया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखेंगे आपका पहला प्रश्न को। और देखिए आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जब भी उत्तर लिखिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 1857 की क्रांति के कारण निम्न प्रकार से है, निम्नलिखित प्रकार से है। जिस तरह से आपको इच्छा हो आप लिख सकते हैं अपने शब्द में, फिर आप पॉइंट वाइज उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको नंबर अच्छा मिले। चलिए अब बात कर लेते हैं कारण की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजनीतिक कारण का। राजनीतिक कारण में क्या लिखना है कि राजाओं से गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया, अंग्रेजों द्वारा कई राजाओं को राज्य से हटा दिया गया, अवध के नवाब को कोलकाता भेज दिया गया। यानी कि क्या हुआ, जो राजा लोग होते थे उनका जो गोद लेने का प्रथा था, यानी कि किसी राजा का पुत्र नहीं है, ठीक है, मान लीजिए कि किसी राजा का पुत्र नहीं है और अगर वो गोद लेना चाहता है तो जो अंग्रेज लोग थे वो क्या किया, वो बोला कि तुम गोद नहीं ले सकते हो। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा क्या कि जो बहुत सारे राजाओं को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे अवध के राजा को जैसे कोलकाता भेज दिया गया था, ये रह गया आपका राजनीतिक कारण में। अब हम लोग देख लेते हैं आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या आता है कि अंग्रेजों ने जागीरदारों की जागीरदारी छीन ली, ठीक है, जमींदारों की जमीन की नीलामी कर दी और भू राजस्व बढ़ा दिया। यानी कि जो भी जमींदार होता था वो लोग का जमीन क्या हुआ, नीलाम करवा देने लगा और भू राजस्व यानी कि टैक्स वगैरह अधिक से अधिक बढ़ाने लगा। ये आपका मतलब आर्थिक कारण में आ जाता है। यानी कि आपका राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण क्लियर हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक कारण की। धार्मिक कारण में क्या लिखना है कि अंग्रेज भारतीय को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। यानी कि देखिए जो अंग्रेज लोग होते थे, ठीक है, ब्रिटिश जो होते थे वो लोग ईसाई धर्म वाले थे और कहीं ना कहीं ये लगता था कि जो ये लोग है ना अपना ईसाई धर्म को परिवर्तन करवाने के बाद लोग चाहते थे। फिर क्या लिखना है कि अंग्रेज सरकार ने गाय और सुअर की जो चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है, सैनिकों को देना चाहा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे सैनिकों इसमें मना भी किया। यही आपका बताया जा रहा है, मेन रीजन आपका धार्मिक बात बताया जा सकता है कि अंग्रेज सरकार ने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस सैनिक को दिए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंची। तो सभी को पता है जैसे कि हिंदू के लिए तो गाय वो लोग टच नहीं करेगा और जो मुसलमान हैं वो लोग तो सुअर को टच नहीं करेगा। और इसमें क्या होता था, इस कारतूस में मुंह से काटना पड़ता था। इसमें जो भी भावनाएं रहे होंगे सभी के धर्म के प्रति भावनाएं इसमें ठोस पहुंची थी। तो ये एक प्रकार से आपका धार्मिक कारण में ये हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो सामाजिक कारण है उसको देख लेते हैं। सामाजिक कारण में आपको क्या लिखना है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, उसके बाद वृद्धा बाल विवाह इस प्रकार से होता है ना, फिर जो आपका विधवा बाल विवाह होता है। इस प्रकार से हिंदू मुसलमान सामाजिक मान्यताओं को ठेस पहुंची और इसमें मन में विद्रोह भावना जगा। और देखिए क्या होने लगा कि जैसे कि हिंदू चाहे मुसलमान चाहे जो भी हो, भारत में क्या होता था कि सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो जो भी नियम रहा होगा, देखो भारतीयों को ये अच्छा लगता था। लेकिन जो अंग्रेज जब आए थे इन्हें देख के एक बुरा लगा कि इतने छोटे छोटे उम्र में शादी दे जा रहे हैं और जिसका पति मर गया अब उसको पुनः विवाह करने का इजाज़त नहीं दिया है। लेकिन सरकार जो भी अंग्रेज लोग होता था वो लोग इसको अच्छा नहीं समझते तो लोग परिवर्तन लाने का प्रयास किया। लेकिन जो भारत के लोग थे इन्हें ऐसा लगने लगा कि अब वो लोग हमारा जो नियम है उसको तोड़ रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों को ये बुरा लगने लगा। इस प्रकार से सामाजिक कारण में ये लिख देना। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैनिक कारण की। ठीक है, सैनिक कारण में क्या लिखना है कि सैनिक में अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज सेनाओं और भारतीय सेनाओं के बीच मतभेद किया जाता था। जो देखिए जो अंग्रेज सेना हुआ करता था और जो भारतीय सेना हुआ करता था इन दोनों में ऐसा मतभेद किया जाता था, उच्च नीच से मतभेद किया जाता था। ठीक है, वो लोग अपने सैनिकों को अधिक मान्यता देते थे और भारतीय सैनिकों को कम। फिर क्या लिख देना है आपको पॉइंट में कि भारतीय सैनिक को निम्न पद दिया जाता है। यानी कि देखिए यहीं पे वही बात है कि जो अंग्रेज सैनिक होते थे उसे ऊंचा पद दिया जाता था और जो भारतीय सैनिक है उसे नीचा वाला। भारतीय सैनिक को अंग्रेजी की तुलना में, ठीक है, कम वेतन दिया था। जो अंग्रेज लोग होते थे ना, अंग्रेजों लोग की तुलना में भारतीय सैनिक को वेतन भी बहुत कम मिलता था। साथ ही साथ उन्हें जानबूझकर चर्बी वाले कारतूस दिए गए, ये भी आप एक प्रकार से लिख सकते हैं सैनिक कारण। और बहुत सारे रीज़न है सैनिक हुआ, क्योंकि देखिए बहुत सारे भारत में धार्मिक लोग हैं जैसे कि कोई कोई रखता है दाढ़ी वगैरह, कोई रखता है तिलक लगाता है, कोई पगड़ी पहनता है। तो इस प्रकार से वो जो अंग्रेज बोल रहे थे कि ये लोग कर नहीं सकता, तुम लोग कोई दाढ़ी नहीं रखेगा, कोई पगड़ी नहीं पहनेगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा। ये भी एक प्रकार से वो सैनिकों को रोक लगाता था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और तात्कालिक कारण की, इसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे।
देखिए तत्कालिक कारण में क्या रहेगा कि सैनिकों के बीच यह अफवाह फैला दी गई थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, जिससे हिंदू और मुसलमान के लिए भयंकर ठीक है, रोष उत्पन्न हो गया। वही तत्कालिक कारण वही होगा, जो भी आपका जो सूअर और मांस वाला मीटर रहा है वही आपका तत्कालिक कारण होता है। तो देखिए आपका 5 नंबर के लिए ये जो प्रश्न होता है वो होता है समाप्त। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उत्तर भी। साथ ही हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रश्न की, और दूसरा भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या पूछा जा रहा है कि संविधान निर्माण में प्रारूप समिति की भूमिका का वर्णन करें। तो प्रारूप समिति का वर्णन करना है, चलिए देख लेते हैं क्या है प्रारूप समिति। देखिए संविधान में बनाए गए नियमों पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जो भी हमारा संविधान बन रहा था, तो इस संविधान को बनाए रखने के लिए जो भी विचार विमर्श हो रहा था, बातें हो रही थी, इसके लिए एक समिति बनाया जिसका नाम है प्रारूप समिति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस समिति की स्थापना 1947 में हुई। यह समिति 7 सदस्यों की थी, ठीक है, इसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष हो जाते हैं आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये 7 सदस्यों की एक समिति थी। इसने अत्यधिक परिश्रम के उपरांत संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो कि आपका फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और बहुत ही परिश्रम के साथ ये आपका तैयार किया गया और संविधान सभा द्वारा इसमें पेश किया गया। इसमें आपका इस प्रकार जो 7 सदस्यों की समिति होता है, इस प्रकार से होता है। अब देख लेते हैं 7 सदस्य जो है उनके कुछ नाम हैं यहाँ पे सदस्यों के, उसे देख लेते हैं। तो पहला आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी, फिर आप लिख दीजिएगा कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, के मुंशी। इस प्रकार से आपके कुछ रहते हैं सदस्य। अब चलिए इस प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है 5 नंबर के लिए। तो देखिए अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। ये जो चैनल है खास तौर पर आपके क्लास 12 के लिए है। अगर क्लास 12 में है, अगर आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिक है, ज्योग्राफी है, सोशोलॉजी है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा ये चैनल, ठीक है। चैनल देख सकते हैं, चैनल में बहुत कुछ हम लोग करवा कर रखे हैं, चैप्टर वाइज भी करवा कर रखे हैं। मॉडल पेपर तो आपका हो ही गया है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर वाला है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर एक राष्ट्र शासक है कैसे, ठीक है। तो एक अकबर राष्ट्र शासक था कैसे, आपको वो बताना है। तो उत्तर में आप लिखिएगा कि अकबर 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। जो अकबर का जो वर्ष 13 चल रहा था, उस समय 13 वर्ष की छोटे से आयु में ही वो राजगद्दी पर बैठा। उस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति डामाडोल थी, परंतु अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसे अपने समय का विशाल और सबसे समृद्ध राज्य बनाया। बहुत ही छोटे समय में वो राजगद्दी पे बैठे और उस समय बहुत ही डामाडोल स्थिति थी मुगल साम्राज्य की। और उसमें क्या किया कि ऐसे साम्राज्य का विशाल मतलब विशाल रूप से वो अपना राज्य बनाया। आगे लिख दीजिएगा दूसरा पॉइंट में कि अकबर पहला मुसलमान सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को बढ़ावा ना देकर राष्ट्र हितों को बढ़ावा दिया। अकबर क्या करता था, किसी धर्म को नहीं मानता था, ठीक है। मानता तो अपना अपना मुसलमान धर्म को, लेकिन सभी धर्म को मान्यता देता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे जो भी हो। क्योंकि देखिएगा आपका वो होली भी त्यौहार मनाता था अपने जो भी राजमान होते थे वहाँ पे। तो इस प्रकार से वो सभी धर्मों को समान समान महत्व देते थे। आगे फिर आप लोग लिख दीजिएगा कि अकबर के शासनकाल में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई थी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। इस कारण से ये एक राष्ट्र शासक कहलाता है। और भी पॉइंट है उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ कि पहली बार हिंदू जनता को मुसलमान के सामने आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हिंदुओं को जजिया कर हटा दिया गया। देखिए जो अकबर है जजिया कर को समाप्त कर दिया, और कब किया था, 1564 में किया था। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो जजिया कर को भी वो हटा दिया, जो कि आपको हिंदुओं से लिया जाता था। इस प्रकार से अकबर के बारे में एक लिख सकते हैं। आगे फिर क्या लिखिएगा पॉइंट में कि मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह से हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने का अनुमति भी दी। साथ ही क्या किया, जो मुगल सम्राट जो अशोक थे, अकबर थे, इन्होंने बहुत सारे हिंदू राजकुमारियों से विवाह भी किया था। और विवाह करने के पश्चात जो भी हिंदू परंपरा हुआ करता था, उस परंपरा के नाते उन लोगों को करने का इजाज़त भी दिया गया, ठीक है। वो नहीं मानता था कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो तुम मुसलमान बन गए हो, तुम हिंदू को पूजा नहीं कर सकते।
लेकिन वो क्या किया, अकबर ने उन्हें पूजा करने का अनुमति दिया। ठीक है, जिस तरह से आप विवाह भी किया था हिंदू परंपरा के अनुसार। तो इस प्रकार से एक अकबर के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे, बहुत कुछ लिख भी सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही। 3 जो प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आपके 5 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इसे कर लें और 1857 की क्रांति तो अवश्य करें। इसके बाद आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं आप सभी के लिए बना दूंगा। साथ ही आपका जो वीडियो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जो कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में पूछे जाना है, तो मैंने सभी का वीडियो बना दिया है। अगर नहीं देखा है तो चैनल में जाकर देख लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ देते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।